Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Therapy. So friends, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था सेल यानी कोशिका, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा। आज की क्लास जो रिलेटेड है वो है टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार की बात करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोशिका के टाइप की बात करें यानी कोशिका के प्रकार की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं ना, 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक किस बेस पे पढ़ सकते हैं, वो है संख्या के आधार पे, और दूसरा है संरचना के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन दी नंबर यानी नंबर के आधार पे एंड बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्या के आधार पे जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो संख्या के आधार पे यानी नंबर के आधार पे जो सेल होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक कोशिकीय और दूसरी होती है बहुकोशिकीय। इंग्लिश में बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये देखिए, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब बात करते हैं एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जिनमें एक सेल प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, है ना, एक कोशिकीय बोलेंगे उनको। यानी कि जिनमें एक सेल प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। जिन जीवों में प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। ये समझ में आया। और जिन जीवों में एक से अधिक सेल प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। यानी कि मोर देन 1 सेल, उन्हें क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे, मल्टीसेलुलर। और एक सेल जिसमें प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय बोलेंगे। अब आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक कोशिकीय में एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में आया अमीबा, ठीक है। दूसरा है पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जितने सारे प्रोटोजोआंस हो गए वो किसके अंतर्गत आएंगे, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सो चलिए, जो NCERT क्लास 8 है उसमें अमीबा के बारे में पूरा विस्तृत दिया हुआ है। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। विस्तृत मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं दिया, लेकिन दिया है काफ़ी, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो सबसे पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम में सिर्फ स्ट्रक्चर दे रखा है और एग्जाम्पल में दे रखा है कि ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है और इसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पैरामीशियम का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चप्पल के साइज का होता है, मतलब चप्पल के जैसा होता है स्ट्रक्चर। कैसे बना दिया मैंने, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना, स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये है यूनिसेलुलर सेल का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अमीबा के बारे में ज़्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें दे रखा है। तो देखिए, अमीबा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो अनियमित होती है। अनियमित क्यों होती है, कैसे होती है, देखिए अमीबा जो आकृति होती है अनियमित होने का कारण ये है कि अमीबा को जो स्ट्रक्चर रहता है ना, ये कुछ इस प्रकार होता है ना, जो ये बाहर की तरफ कुछ उभरते हुए प्रवर्ध दिखाई देते हैं, यानी जिनको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, यानी इनका नाम क्या है, ये सूडोपोडिया है जो कि बनते और बिगड़ते रहते हैं, है ना। जो ये सूडोपोडिया हैं ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिस कारण अमीबा का जो शेप होता है वो भी बनता और बिगड़ता रहता है, यानी कैसा रहता है, अनियमित रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया, जिनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। ये हेल्प किस में करते हैं, पहले तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में सबसे बाहर की ही बात कर रही हूँ कि जो अमीबा का आकृति होती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है ना। ये क्यों अनियमित होते हैं, क्योंकि अमीबा का जो मुख्य शरीर होता है उससे उभरे हुए कुछ प्रवर्ध इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, जो कि कैसा होता है, परिवर्तित होता है, घटता बढ़ता होता है। देखिए ऐसे करके प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पादाप बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें सूडोपोडिया बोलते हैं। ये सूडोपोडिया अमीबा को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और दूसरा भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करते हैं। तो इन सूडोपोडिया हैं, यानी जिन्हें फॉल्स फीट भी कहा जाता है, इनकी सहायता से जो अमीबा होता है ये फूड को भी ग्रहण करता है और दूसरी चीज़ मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं।
तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। अनियमित होता है इसका शेप, इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं, ये घटते बढ़ते क्रम में, है ना, जिसे पादाप यानी स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट भी कहा जाता है, जो भोजन और गति यानी भोजन प्लस गति में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भोजन अधिग्रहण में और साथ में मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो स्यूडोपोडिया समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये छोटी छोटी जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है ना स्फेरिकल, ये फूड वैक्यूल्स हैं जो कि किस में हेल्प करती हैं, तो फूड वैक्यूल्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। किसके, अमीबा के फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कौन, ये फूड वैक्यूल्स। उसके बाद एक बड़ा सा ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, संकुचनशील धानी बोलते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है ये क्या करती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। अब समझ लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखिए वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है। और ये करना क्यों होता है, ये करना क्यों होता है, वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है, तो ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है। ये करना क्यों होता है ऑस्मोसिस, तो ये इसलिए करना होता है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वाटर और सॉल्ट का क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर जो वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है वो कौन करता है, तो वो करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानी। ये क्या काम करती है, जो पानी ये लेता है, ये जो पानी यूज़ करता है कौन, ये क्या बोलते हैं, अमीबा, है ना। अमीबा जो पानी अपने अंदर लेता है, तो जो यूज़ कर लेता है वो तो ठीक है, जो नहीं यूज़ कर पाता है यानी जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो ये संकुचनशील धानी करती है। तो थोड़ा तो समझ में आया होगा आपको कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। तो क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी बताया। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है ना, वो काम यहाँ पर कौन करता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। तो ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये डॉटेड फॉर्म में मैंने कुछ फिलअप किया है, यानी तरल पदार्थ भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक एक्टोप्लाज्म होता है, एक एंडोप्लाज्म होता है ना। तो ये जस्ट सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बाहरी जो लेयर दिख रही है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी के जस्ट प्रेजेंट होता है एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर वाला भाग है जो पूरा का पूरा फिलअप है सभी में, वो एंडोप्लाज्म होता है। दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, बीच में मैंने बनाया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो अमीबा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ में बीच में जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर जानना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्यूडोपोडिया, जो स्यूडोपोडिया इसका वर्क क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, गति में हेल्प करता है अमीबा के, और फूड को ग्रहण करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करती है। यहाँ पे एक्सेस वाटर जो होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है। फूड वैक्यूल जो होती है वो क्या करती है, तो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन समझ में आया। सेल मेम्ब्रेन तो बताया मैंने किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो बाहरी लेयर है वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। तो जितनी सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी। अब देखिए ये हो गया अमीबा, इतना ही याद करना है हमें सीटेट के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गए एक कोशिकीय जीव के बारे में। क्या कोई ऐसी भी सेल है जो सिर्फ एक कोशिकीय हो, है ना, वो जीव ना हो, सिर्फ वो एक कोशिकीय, मतलब कोई ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ क्या हो, एक कोशिकीय हो, तो हाँ वो है। देखिए एकल कोशिका कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है तो उसको देख लेते हैं। एकल कोशिका की बात करते हैं। सबसे पहला WBC यानी जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स जिसे बोलते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिका हिंदी में बात करते हैं। तो ये भी कैसी होती हैं, तो एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, यानी कि जो
WBC है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस थोड़ा बाद में समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एकल कोशिकाएं है ना, यूनिसेलुलर कौन कौन सी सेल हैं। तो देखिए WBC जो है वो यूनिसेलुलर सेल है। जो WBC है ना वो भी अपना शेप क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है ना, वो चाहे तो अपना शेप चेंज कर सकती है। देखिए वो अपना शेप जो है वो क्या करती रहती है, चेंज कर सकती है। इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं क्या, WBC। आगे बात करते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी निषेचित अंडा जिसे बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं, उसको लिख देते हैं, निषेचित अंडा, फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडा। यहाँ से क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना इस चीज़ को। निषेचित अंडा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर सेल होती है, यानी यूनिसेलुलर सेल होती है, इसमें एक कोशिका प्रेजेंट होती है। उसके बाद मुर्गी का अंडा, ठीक है, मुर्गी का अंडा जो है वो भी कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है। मुर्गी का अंडा मैंने बताया था, जब उसको बॉयल करेंगे तो जो वाइट वाला पार्ट जो सॉफ्ट हो जाता है, जो हार्ड पहले रहता है बॉयल करने पे सॉफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। और जो येलो वाला पार्ट होता है ना, जो अंदर सबसे येलो वाला पार्ट होता है, जब उसको कट करके देखेंगे तो उसको बोलते हैं यॉक। तो दोनों के नेम याद रखना क्या क्या बोलते हैं, मे भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बना है कि इसमें एकल कोशिका कौन सी है कौन सी नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो WBC क्या है, एकल कोशिका, ये अपना शेप चेंज कर सकती है ना। फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडा जो है वो भी क्या है, एकल कोशिका, यानी यूनिसेलुलर सेल है, यानी यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है। अगर आगे बात करेंगे मुर्गी का अंडा भी क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये सारी चीज़ें समझ में। अब एकल कोशिका और इनमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए बेसिकली डिफरेंस की अगर बात करी जाए तो ये पूर्ण जीव हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, है ना। ये सिर्फ सेल हैं यूनिसेलुलर, और ये क्या है, तो ये यूनिसेलुलर एक कंप्लीट जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है पूरी तरीके से, है ना, जो कि सिर्फ एक सेल से बना है। तो ये चीज़ आई थिंक इन दोनों में क्लियर हुई होगी कि क्या डिफरेंस होता है। अगर फर्टिलाइज्ड एग की बात करूँ तो ये बाद में मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे सेल में कन्वर्ट, बहुत सारी सेल बन जाती हैं, लेकिन पहले क्या होता है ये, तो पहले सिर्फ एक सेल ही होता है, ठीक है। स्टार्टिंग जो होती है वो फर्टिलाइज्ड एग से होती है, जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब मल्टीसेलुलर की बात करें तो एग्जांपल में मैंने प्लांट सेल, एनिमल सेल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एक से अधिक जिनमें सेल प्रेजेंट होंगी वो क्या कहलाएगा, मल्टीसेलुलर कहलाएगा। लाइक ह्यूमन की अगर बात करें तो इसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, लेकिन अब दिमाग में आता होगा कि क्या जिन जीवों में एक सेल प्रेजेंट होती है उनमें क्या जितनी सारी एक्टिविटी होती है वो उनमें नहीं होती हैं, या फिर उनमें कम होती है इनमें ज़्यादा होती हैं, क्या ऐसा कुछ है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो एक कोश की जीव होती है उसमें भी सारी एक्टिविटी होती हैं जो हम लोगों में होती हैं, लेकिन बस डिफरेंस इतना होता है कि जो एक कोशिका के जीव हैं उसमें जो एक्टिविटी होती है वो उसी सेल के द्वारा होती हैं। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर में बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि उस एक पर्टिकुलर उस कार्य के लिए बहुत सारी सेल का ग्रुप होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, जो कि किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए बनी होती है। लाइक नर्वस सिस्टम हो गया, वो हमारे यानी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सिर्फ सूचनाएं ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो सब अलग अलग सारे सिस्टम हैं। तो देखिए बहुत सारी सेल जो होती हैं, एक सेल तो ठीक है यूनिसेलुलर समझ, बहुत सारी सेल मिलकर क्या करती हैं, एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या करेंगे, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक क्या करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या करेंगे, एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम क्या करेंगे, आगे जाके एक जीव का, कंप्लीट जीव का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी। यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए सेल जो होती हैं वो बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल, यानी एक सेल क्या करेगी, एक सेल तो ठीक है, उसके बाद जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो वो एक साथ, तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। बहुत सारे सेल मिलकर किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, है ना। और ये सेल जो होती हैं, बहुत सारे सेल, यानी कि सॉरी देखिए बहुत सारे सेल मिलकर एक सेल में जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं और वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, जो कि एक विशिष्ट कार्य के लिए बनी होती है ना। जैसे एग्जांपल मैंने बताया नर्वस सिस्टम हो गया, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, है ना।
ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम किसका निर्माण करते हैं, तो एक जीव, कंप्लीट जीव का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू के बारे में दिया था, तो इसीलिए मैंने बताया कि उसे क्या कहते हैं, जब बहुत सारी सेल आपस में एक ग्रुप ऑफ सेल यानी कि सेल का एक समूह जब बनता है तो वो क्या कहलाता है, तो टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है, जो कि एक पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है ना। एक समान सेल होती है उसमें, एक चीज़ ये भी है, एक समान सेल का एक ग्रुप होता है जो कि क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो टिश्यू क्लियर हुआ होगा। और यही डिफरेंस है इनमें भी सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अलग अलग काम के लिए, है ना। यानी वो सिस्टम का फॉर्मेशन आगे करते जाके टिश्यू होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज, उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो है, इनमें डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा। ये है क्या, ये चीज़ याद रखना, मैंने नोट पॉइंट में लिखा है यहाँ पर कि जो WBC है वो क्या है, हमारी बॉडी में जो WBC प्रेजेंट है वो क्या है, एक प्रकार की यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर है ना, और सेल है। और उसके एकल कोशिका फर्टिलाइज्ड एग भी क्या है, यूनिसेलुलर होता है। मुर्गी का अंडा भी क्या है, यूनिसेलुलर है ना। ऑर्गेनिज्म अलग है और सेल अलग बात है, ठीक है। एक कंप्लीट जीव यहाँ पर क्या है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब आगे बात करते हैं संरचना के आधार पे यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहाँ पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक दूसरा है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक को अगर हम तोड़ते हैं दो भागों में तो प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। जिनमें पुराना केंद्रक यानी कि जिनमें जो केंद्रक हो कैसा हो, अल्प विकसित हो या फिर ना प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे, ठीक है। और जिन जीवों में ऐसा न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं या प्रोकैरियोटिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। आगे इधर बात करी जाए ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इधर बात करें जाए यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। जिनमें न्यूक्लियस जो हो ज़्यादा विकसित हो, मतलब कि कंप्लीट हो, है ना, विकसित हो, वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक कहलाएगा। और जिन जीवों में होता है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होगा, अल्प विकसित होगा, है ना, वेल डिफाइंड नहीं होगा। जो न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा, या तो अनुपस्थित होगा, है ना, या तो रहेगा ही नहीं, और रहेगा तो पूरी तरीके से विकसित नहीं रहेगा। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो विकसित होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रो में है कि यू में है। तो याद कैसे रखना है, याद क्या ये है ही कि प्रो का मतलब होता है पुराना, और इसमें पुरानी कोई चीज़ है इसका मतलब वो विकसित नहीं थी। तो बस ऐसे याद रखना है। आगे बात करें, जितने सारे सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ बात करी जाए तो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वहाँ भी हो जाते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आएंगे, है ना। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया क्योंकि दे रखा था, तो उसको मैंने सोचा यहाँ पे बना देते हैं, उसके बाद इधर बात करते हैं ना। तो देखिए अगर समझ लेते हैं, देखिए जो बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे याद रखना जिस प्रकार ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। देखिए जिस प्रकार प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैसे बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें भी क्या होती है, एक मोटी सेल वॉल आउटर की तरफ, बाहर की तरफ एक मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये लेयर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इसके अलावा में एक और बाहर की तरफ मोटा कवर प्रेजेंट होता है, लेयर प्रेजेंट होता है, इसको कैप्सिड बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है ना, बैक्टीरिया का कैप्सूल बोला जाता है। बाहर की तरफ एक और लेयर होती है, तो उसको मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसके अलावा बाहर की तरफ एक और मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। इसके द्वारा एक कवर्ड होता है। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ना बाहर की तरफ, इनको पिली बोला जाता है। ये किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, है ना, चिपकने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये अंदर की तरफ मैंने ब्लू कलर की एक लेयर बनाई है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
बाहर की तरफ जो मैंने ब्लैक कलर वाला बनाया वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। तो चीज़ें समझ में आई। जिस प्रकार प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वैसे बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाहर की तरफ भी एक कवरिंग पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, पिली बोलते हैं, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। आगे बात करेंगे, यहाँ भी कुछ तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये छोटे छोटे पार्टिकल मैंने बनाए हैं, इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और यहाँ जो डीएनए होता है ना, वो नेकेड डीएनए होता है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। किसमें, जो बैक्टीरियल सेल है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर एक ऐसे ये टेल प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं फ्लैजिल्ला, जो कि किस में हेल्प करता है, तो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में। तो ये बैक्टीरियल सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। और जो जो जैसे फ्लैजिल्ला किस में हेल्प करता है ना, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल के अलावा किस में प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक में। तो यहाँ मैंने बताया न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, अच्छे से विकसित होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सारे। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहाँ पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सबसे पहले बता दिया, तो यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें जाए अमीबा, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। यहाँ मैंने पढ़ा एक कोशिकीय है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, देखिए बाकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो डीएनए होता है वो नेकेड नहीं होता है, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से विकसित होता है। इसलिए यहाँ पे जो अमीबा है वो किसका एग्जाम्पल होगा, यूकैरियोटिक का होगा, है ना, यूकैरियोट्स होगा। अब आगे बात करते हैं, एनिमल सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई, इसको यहाँ पे मैंने बनाया है, जबकि इससे पहले भी प्लांट सेल एनिमल सेल को अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखो ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डीएनए सारी चीज़ें हो गई। ये मैंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने रखे हैं, मतलब ये इससे चिपके हुए होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ये साइटोप्लाज्म है जो यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी की बात करी जाए तो ये है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर मैंने स्फेरिकल छोटे छोटे बनाए इनको लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जिन जीवों में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होंगी, मीन्स दैट वहाँ पे क्या न्यूक्लियस जो होगा अल्प विकसित होगा, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल में ये याद रखना, दोनों बैक्टीरियल सेल और नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो कैसी लगी सारी क्लास, ये था सेल के टाइप से रिलेटेड सारी चीज़ें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एकल कोशिका कौन कौन सी, यूनिसेलुलर सेल कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में अच्छे से याद रखना। यहाँ पे प्लांट सेल के अलावा जो कौन सी ऐसी सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बैक्टीरियल सेल है ना, ये अच्छे से याद रखना। ये कैसी है, तो ये भी भाई यूनिसेलुलर के अंतर्गत आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। यहाँ से हमारे जो सेल का पूरा टॉपिक है, यानी कि जो कोशिका के फंक्शन और स्ट्रक्चर सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब आगे बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, बात कर लेते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में बात करेंगे, है ना। यहाँ से चैप्टर क्लोज होता है। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।